नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने विशेष सफाई अभियान का किया आगाज। स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ पर है सरकार का फोकस। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों के तबादलों पर लगी रोक स्थगित की। उच्च शिक्षा सचिव को दिए 3 हफ्ते में नए आदेश जारी करने के निर्देश। अदालत ने माना ट्रांसफर में नियमों का नहीं हुआ उल्लंघन। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह। ऊधम सिंह नगर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने का आह्वान। लक्सर में आंगनबाड़ियों के सौंदर्यीकरण की राशि में गबन का खेल। अधिकारियों पर लगे मिली भगत कर सरकार को चूना लगाने के आरोप। शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिशों को दिखा रहे ठेंगा। और प्रदेश भर में आज भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कहीं कहीं लैंडस्लाइड की आशंका। मैदानी इलाकों में बढ़ सकता है नदियों का जलस्तर। जानेंगे विस्तार से। सीएम धामी ने आज देहरादून के गांधी पार्क में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान धामी ने अभियान में शामिल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बापू की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। इस अभियान के जरिए मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ का संदेश भी दिया है। इस समय पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए जगह जगह भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। बता दें कि विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान उत्तराखंड पंचायती राज विभाग और नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों में स्वच्छता वाहनों को देहरादून के गांधी पार्क से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत का संदेश देते हुए और सभी लोगों को इस अभियान में शामिल होने के लिए कहा है। उत्तराखंड में भी स्वच्छता अपनाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वो सरकारी अभियान न रहकर आम जनता का अभियान बनाकर बने, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और एक सकारात्मक संदेश लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लोगों से जागरूक करने की अपील की जाए। सीएम धामी के साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक रायपुर उमेश कुमार मौजूद रहे। 14 अगस्त तक विशेष स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर, नालों पर, महापुरुषों की मूर्तियां, अन्य मूर्तियां, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान हैं उस पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश पूरे राष्ट्र के लिए दिया है, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम लगाए जाने का काम तेज़ी से चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि आज हमने 13 सफाई वाहन भी पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के लिए आज यहाँ से भेजे हैं, वह भी स्वच्छता के अभियान में चलेंगे। सभी स्वच्छता के अभियान में सहभागी बने और स्वच्छ परिवेश, स्वच्छ प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व काशीपुर में ऊधम सिंह नगर जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसमें उत्साहित कार्यकर्ताओं सहित युवाओं, स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर के किला मोहल्ला से महाराणा प्रताप चौक तक तिरंगा यात्रा रैली में दोपहिया वाहन पर सवार होकर यात्रा में प्रतिभाग किया है। हमारे भारत की आन बान शान है। ये तिरंगा पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है। भारत के अंदर भिन्न भाषाएं, बोलियां
उपजातियाँ हैं, और उसके बावजूद तिरंगे का सम्मान हर देशवासी करता है। जब राष्ट्रगान होता है, तिरंगा फहरता है, तो हर व्यक्ति सावधान खड़ा हो जाता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पिछले 3 वर्षों से घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इधर जोशीमठ में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा 2024 के अभियान को सफलतापूर्वक मनाया है। इस अवसर पर भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा संदेश यात्रा के साथ ही तिरंगा बाइक रैली निकाली है। तिरंगा बाइक रैली गांधी मैदान से होकर मारवाड़ी चौक, सिंहधार, नरसिंह मंदिर, पेट्रोल पंप, इंटर कॉलेज तिराहा से होते हुए रविग्राम के शहीद प्रकाश चंद्र डिमरी के स्मारक तक पहुंची। इस दौरान भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने शहीद प्रकाश चंद्र डिमरी के स्मारक पहुंचकर स्वच्छता अभियान चलाया है। बता दें कि इस अवसर पर जोशीमठ मंडल के कार्यकर्ताओं ने शहीद प्रकाश चंद्र डिमरी को इस खास मौके पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की है। तो वहीं एक और मंडल कार्यकर्ताओं ने जोशीमठ के ब्लॉक सभागार में सभी स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया है। सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज एक बाइक तिरंगा संदेश यात्रा निकाली गई और उसके पश्चात शहीदों के स्मारक पर स्वच्छता अभियान चलवाकर वहां पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित किए गए। तत्पश्चात सभी शहीदों के परिजनों को यहां पर सम्मानित करने का कार्यक्रम घर तिरंगा कार्यक्रम का जो कार्यक्रम किया गया, इसमें हमारी महिलाओं ने भी प्रतिभाग किया और उसके तहत जोशीमठ नगर में बाइक रैली का भी आयोजन किया गया, जो सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही सुंदरता से इस कार्यक्रम को। उत्तराखंड में यूनिवर्सिटीज के कुल सचिवों के स्थानांतरण आदेश पर लगाई गई रोक को नैनीताल हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है। साथ ही सचिव उच्च शिक्षा से 3 हफ्ते के भीतर नया स्थानांतरण आदेश जारी करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने माना है कि इन स्थानांतरणों में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। पूरे मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं बादलों की जोरदार गर्जना और बिजली चमकने के साथ ही भारी बारिश होगी। इसके साथ ही टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में बादलों की गरज और बिजली चमकने के साथ ही बारिश की तेज बौछारें पड़ेंगी। मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और भूस्खलन की आशंका जताई है। भूस्खलन से नेशनल हाईवे और राजमार्गों पर कटान भी हो सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश, लैंडस्लाइड, जलभराव के कारण कहीं कहीं कुछ दिनों के लिए बिजली और पानी जैसी मूलभूत चीजों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इधर मौसम विभाग ने बिजली चमकने की स्थिति में सावधान रहने के लिए कहा है। उनको आशंका है कि बिजली गिरने के दौरान जान माल का नुकसान हो सकता है। विभाग के अनुसार 18 अगस्त तक भारी बारिश का अंदेशा है। इस दौरान सभी जगह बारिश का दौर जारी रहेगा। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हिमांशु बरमूला, हमारे संवाददाता। हिमांशु, किस तरीके की स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया है कि कहीं कहीं भूस्खलन हो सकता है। निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है, क्योंकि जो पहाड़ी जिलों की बात करनी जाए, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, तो वहाँ पर तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में रुद्रप्रयाग में पिछले दिनों आपदा भी आई थी। 31 जुलाई को
आपदा का भयावह मंजर देखने को मिला था। इसके बाद से ही लगातार जितने विभाग हैं सभी विभाग सतर्क हैं और इसी क्रम में एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से 14 और 15 अगस्त को कुमाऊं मंडल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो 14 से और 18 अगस्त तक जो है तेज बारिश का जो दौर है वो जारी रहने की संभावना है, क्योंकि जब 27, 28, 29 और 30, 31 की बात कर ली जाए तो जुलाई की बात कर ली जाए तो एक हफ्ते के दौरान में तब भी मौसम विभाग ने सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। और इसी के साथ ही साथ मौसम विभाग ने अब एक बार फिर से 4 दिन के भारी बारिश की जो है संभावना जताई है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर लोगों से अपील भी की है कि सतर्क रहें और नदी जो घाट गदेरे हैं, नदी हैं, उनके किनारे न जाएं। इसके साथ साथ जो है जहां पर भारी बारिश की जो संभावना जताई गई है वहां पर जो भूस्खलन की स्थिति है, इसके साथ ही साथ बाढ़ का खतरा भी वहां पर होने का अंदेशा जताया। और स्थानीय निवासियों और जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उनको सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। हिमांशु, वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर ना जाने की सलाह प्रशासन की तरफ से दी जा रही है कि वहां पर ना जाएं, वहां पर खतरा हो सकता है? हिमांशु, निश्चित रूप से आईएमडी की ओर से जो है देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, हरिद्वार और नैनीताल जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, क्योंकि पिछले दिनों भी इन्हीं जो जिले हैं यहाँ पर अधिकतर बारिश देखने को मिली थी। और चारधाम यात्रा के तहत अगर बात कर ली जाए रुद्रप्रयाग के लिए चेतावनी दी गई है। हालांकि उत्तरकाशी और चमोली के लिए सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है, लेकिन कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में जिस तरीके से बरसात आई थी, एक बार फिर वहाँ दोबारा से जो है सतर्कता बरतने की चेतावनी दी गई है। हिमांशु, आपने केदारनाथ का जिक्र किया है, तो अभी केदारनाथ की स्थिति क्या देखने को मिल रही है? क्योंकि वहां पर भूस्खलन हुआ था जिसकी वजह से यात्रा प्रभावित हुई थी, तो क्या ये यात्रा दोबारा से शुरू हो सकती है और कब तक? निश्चित रूप से पिछले दिनों जो 31 जुलाई को केदारनाथ में आपदा आई थी, इसके बाद एक हफ्ते तक जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, इसी क्रम में जब रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ तो जो आपदा सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो आपदा केदारनाथ घाटी में आई है उससे 29 जगह पर जो है भूस्खलन के कारण रास्ता टूट गया था। हालांकि अब जो अपडेट सामने आया, अपडेट के दौरान यह सामने आया कि 29 में से 25 जगह पर जो है जो रास्ता है उसे सुचारू कर दिया गया है। हालांकि जो अभी पैदल मार्ग है वहां पर थोड़ा बहुत कुछ काम होने बाकी है और जल्द से जल्द प्रशासन इस केदारनाथ यात्रा को सुचारू करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा सुचारू है, लेकिन जो है हेलीकॉप्टर भी खराब मौसम की वजह से उड़ नहीं पा रहे हैं। और जहां तक सड़क मार्ग की अगर बात कर ली जाए, सड़क मार्ग का जो कार्य है उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी दिए जा रहे हैं। और आपदा सचिव भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ क्योंकि जो ये आपदा आई थी, इस आपदा के दौरान सीएमओ कार्यालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, तो लगातार अपडेट सीएमओ की तरफ से भी इस पूरे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लिया जा रहा है। ठीक है, अब अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द से जल्द केदारनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। धन्यवाद हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश भर में भारी बारिश के आसार। एक युवक नदी में नहाने के दौरान सरयू नदी की लहरों की चपेट में आकर बह गया और लापता हो गया। हालांकि सूचना पर बारकोट चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की। जानकारी है कि अभी तक युवक का कोई भी सुराग नहीं लगा है। ऊधम सिंह नगर जनपद के थाना ट्रांजिट कैंप से अपहरण की गई 2 बालिकाओं को 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 2800 किलोमीटर का सफर तय करके पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने बरामद लड़कियों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इस मामले का खुलासा एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने अपने कार्यालय में किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए बताया कि थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र निवासी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी 2 बेटियां कहीं लापता हो गई हैं। काफी खोजबीन की गई मगर कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने विक्की, पंकज और शिवम को गिरफ्तार किया है। घर का 2 बेटियां का अपहरण होना बड़ा चैलेंजिंग था, तो उसको हमारा टीम ने एज ए चैलेंज लिया है और सभी अधिकारी जो भी है, हमारा एसपी क्राइम, एसपी सिटी,
सीओ सिटी, उसके अलावा एसओ ट्रांजिट कैंप और उसकी टीम द्वारा बड़ा चैलेंज की तरह लेते हुए विगत 4-5 दिन में विशेष रूप से 2500 से भी ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल करते हुए अलग अलग माध्यम से सीसीटीवी और मैनुअल इनपुट के ट्रेस करते हुए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जाके ट्रेस आउट कर दिया। और जब वहां पे ऑलमोस्ट पहुंच के इनको ट्रेस आउट कर ही लिया तो वो वहां से भनक लग के निकल गए। कुल मिला के वापस उनको पुनः ट्रेस आउट करते हुए राजस्थान की बॉर्डर वाले जिले से फाइनली राजस्थान में ट्रेस करके हमने उनको दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया। पड़ोसी देश बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद पिछले कई दिनों से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश भर में हिंदू सनातनियों के द्वारा हो रहे प्रदर्शन के तहत देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर में भी हिंदू संगठनों के नेतृत्व में सनातनियों ने मोर्चा खोलते हुए मशाल जुलूस निकाला है। मशाल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने भाग लिया है। वहीं भाजपा नेता दीपक बाली ने कहा कि ये मशाल जुलूस के रूप में हिंदुओं के द्वारा निकाली गई एक विशाल रैली है जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही है। ये सभी हिंदू सनातनियों के द्वारा मशाल यात्रा नहीं बल्कि आक्रोश यात्रा है। इस दौरान अधिवक्ता विपिन अग्रवाल ने कहा कि बसपा सांसद चंद्रशेखर आजाद जो कि नाम से हिंदू हैं, वो नाम से हिंदू वोट तो ले लेते हैं लेकिन हिंदू विरोधी सोच रखते हैं। बांग्लादेश में जिहादी कट्टरवादी आतंकवादी एक आरक्षण के नाम पर आंदोलन शुरू कर सनातनियों के घर में घुसकर उनकी बहन बेटियों के साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं पूरा विश्व देख रहा है। मैं भारत की सरकार से मांग करता हूँ, समय है बांग्लादेश पर तत्काल आक्रमण कर दे और वहाँ से प्रत्येक सनातनी बहन बेटी की सुरक्षा करे। और ये जितने बांग्लादेश को चाहने वाली जिहादी सोच इस भारतवर्ष में है वो भी सुन ले, समय आने पर एक एक को निकालकर उसी की भाषा में जो बहन बेटियों के साथ मारा जो वो हमारे सनातन की गर्दन काट रहे हैं, इस भारत में रहने वाले एक भी गद्दार की गर्दन नहीं। बहन बेटियों के और हिंदू परिवारों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मशाल रैली है। ये हिंदुओं की एक दहाड़ है काशीपुर में, इसमें सभी सनातनी शामिल है और ये रैली सब हिंदुओं ने मिलकर अपने बांग्लादेश के विरोध में निकाली है। जहां एक ओर सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विद्यालय से लेकर आंगनवाड़ियों तक के सौंदर्यीकरण में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ विभागों में बैठे अधिकारी सरकार के पैसों का गबन करने में लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। ताजा मामला हरिद्वार के लक्सर बाल विकास विभाग से सामने आया, जहां शासन की ओर से 20 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपए की धनराशि विभागों में आई थी, जिसमें विभाग के द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के सौंदर्यीकरण के लिए आई धनराशि को तो बैंक के खातों से ठेकेदार के द्वारा पूरा निकाल लिया गया, लेकिन धरातल पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया गया, जिसकी लिखित शिकायत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा लक्सर उप जिलाधिकारी से भी की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि बैंक प्रबंधक और उनकी सुपरवाइजर के द्वारा फर्जी साइन करा के उनके बैंक के खातों से पूरा पैसा निकाल लिया गया, लेकिन उनके आंगनवाड़ी केंद्रों पर कोई काम नहीं कराया गया। और कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि उनके केंद्रों पर कुछ काम कराया भी गया है तो वो भी अधर में लटका पड़ा है। हर समय ये डला और मतलब पुताई हुई और कुछ नहीं आया। जो गड्ढे वगैरह का पैसा आया इस बारे में हमें पता नहीं कितना पैसा आया कितना नहीं, और बाकी काम अधूरा पड़ा। पेमेंट तो पता नहीं हमें किसके द्वारा किया गया। हमसे तो खाते खुलवाए गए बैंक से, और बैंक में मैडम के साथ खाता खुलवाया गया, भैया ने साइन करवाए। हमें ये नहीं पता पेमेंट कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, हमें कोई पता नहीं। बोला गया था कि ये आपके खाते में से जब पैसे निकलेंगे तो उसका आपको पहले बताया जाएगा, सीडीपीओ के पास ये हम आपके वो रहेंगे। सबसे मेन बात है, जब मैंने 25 वाले में मैंने साइन नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया था जिस टाइम मेरे केंद्र पे काम होगा तो मैं उसके थ्रू देती रहूँगी पैसा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये हमें इकट्ठा दे दीजिए और ये आपके सीडीपीओ के पास रहेंगे। मैंने कहा चलो भैया, लेकिन मैंने 2 पे साइन किया है, एक 15 वाले पे और एक 5 वाले पे। उन्होंने बोला था कि जून में आप छुट्टियाँ पड़ेंगी तो आपके यहाँ काम होगा, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। वहीं इस मामले में बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर का कहना है कि बिना साइन किए पैसे कैसे निकाल सकते हैं। अगर कहीं फर्जी साइन किए गए हैं तो उनकी जांच कराई जाएगी।
जिसने साइन नहीं किया उसका पेमेंट निकल गया है तो उसकी जांच कराई जाएगी। अगर किसी ने साइन करके दिए हैं, क्योंकि सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी दोनों मिलकर ही साइन करेंगे और आरटीजीएस के माध्यम से इसका पेमेंट किया जाना था, तो दोनों के साइन हुए हैं। अगर ऐसी कोई आंगनवाड़ी जिसका बिना साइन के, बिना हस्ताक्षर के पेमेंट हो चुका है पूरा, तो उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो इधर पीएनबी बैंक के मैनेजर विकास कुमार ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बिना उनके साइन किए ही उनके खाते से पैसे ट्रांसफर किए गए हों। एनएफटी फॉर्म और हमारे वाउचर पर उनके साइन है और बैंक की गाइडलाइन के अनुसार ही सभी काम किए हैं। कोई मामला नहीं है कि उनके बिना सिग्नेचर के पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। वो हमारे वाउचर पे सिग्नेचर है उनका, एनईएफटी फॉर्म पे सिग्नेचर है उनका और एज अ बैंक गाइडलाइन के हिसाब से काम किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिना उनकी मर्जी के, वो साइन हमारे पास है रिकॉर्ड में। अगर कोई इंक्वायरी होती है तो हम उसमें उसको दिखा दिया जाएगा। वहीं हमने इस मामले में जब लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लिखित शिकायत लेकर उनके पास भी आई थी। उनका कहना है कि उनके बैंक खाते से उनके बिना साइन किए पैसे निकाल लिए गए, जिस पर उन्होंने सीडीपीओ और डीपीओ को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मैंने जो एप्लीकेशन मुझे दी थी, जो शिकायत दी थी, मैंने पहले तो उनको ये बोला कि आपके खाते से अगर निकला है तो एक तो आप पर्सनली भी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा, मैंने उसमें डीपीओ और सीडीपीओ को लिख दिया है, उसमें एक बार जांच करेंगे और क्या मामला है उसी के बाद पता लग पाएगा कि वास्तविक मामला क्या है। अब सवाल उठना लाजमी है कि जब सरकार के द्वारा लाखों रुपए की धनराशि आंगनवाड़ी केंद्रों में सौंदर्यीकरण के लिए विभाग को दी गई है, तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर विभाग के द्वारा सौंदर्यीकरण क्यों नहीं कराया गया, जबकि सौंदर्यीकरण के नाम पर बैंक के खातों से पूरा पैसा भी निकाल लिया गया, जो कहीं न कहीं दर्शाता है कि संबंधित विभाग कैसे आंगनवाड़ी केंद्रों के सौंदर्यीकरण के नाम पर सरकार के पैसों का गबन करने में लगा हुआ है। जन टीवी के लिए लक्सर से फिरोज अहमद की खास रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।